बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन बहुत सारे लोग बिस्तर में रहकर गुजारते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सुबह सवेरे उठते हैं, वॉक पर जाते हैं और उसके बाद आकर अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सा नाश्ता करते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। हमारे नंबर्स एज़ यूजुअल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 051-9212-643, 051-9212-644। हमारे साथ प्रोग्राम में एक जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। AFIC और NIHD को कमान कर चुके हैं और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप सर्दियों के मतलब भी बताइए और थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियाँ इतनी आम होती जा रही हैं। जी, सबसे पहले तो आई थिंक सर्दी का हम काफ़ी पिछले प्रोग्रामों में जिक्र कर चुके हैं कि सर्दी का जो मौसम होता है और ज़्यादा गर्मी का मौसम, ये दोनों दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। उसमें ठंडक वगैरह लगती है जिसमें से लोगों का सीने का दर्द बढ़ जाता है, एंजाइना बढ़ जाता है, हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फिर साथ इन्फेक्शन होती हैं, फ्लू वगैरह, वो फिर हार्ट अटैक को बढ़ा देती हैं, हार्ट फेलियर को बढ़ा देती हैं। और कई दफ़ा होता है यह कि सर्दी में आप बहुत ज़्यादा चटपटे खाने या गर्म रखने के लिए कोई खाने ऐसे खाते हैं जिसमें नमक वगैरह और चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं और हार्ट फेलियर होता है और हार्ट अटैक होता है, चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। और फिर सर्दी इटसेल्फ जो है वो नुकसानदेह होती है। अच्छा। कि जब सर्दी होती है और लगती है आपको जिस्म में, तो आपकी दिल की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और आपके दिल का काम जो है बढ़ जाता है। सर्दी में सारी की सारी नालियाँ जिस्म की सिकुड़ जाती हैं, तो उससे दिल का ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और काम बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइना शुरू हो जाता है और हार्ट फेलियर वगैरह होता है। तो एक तो ये है कि अपने आप को प्रॉपर ढांप के रखें, कपड़े जो है वो गर्म पहने, सर को ढांप पे रखें, गर्दन को ढांप पे रखें, मोज़े पहन के रखें और कोशिश करें कि गर्म पानी से मुँह हाथ धोएं, गर्म पानी से नहाएं, गर्म पानी से वज़ू करें, क्योंकि वो जो ठंडा पानी मुँह पे लगता है उसकी वजह से कई दफ़ा नालियाँ सिकुड़ के आपको हार्ट पेन और जो है वो प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो उस पर अगर प्रॉपर बंदोबस्त हो जाए, जिसमें आपके चाय का बंदोबस्त, कहवे का बंदोबस्त, पानी को नींव गर्म करके पी लें, तो वो भी उससे काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। और कई दफ़ा आपको सर्दियों में अपनी जो दवाइयाँ हैं वो एडजस्ट करनी पड़ती है, उनकी खुराक कुछ बढ़ानी पड़ती है, आपका एंजाइना ठीक होता है, फेलियर वाली दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं, कई दफ़ा ब्लड प्रेशर की दवाई है उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, फिर जाके वो चीज़ें कंट्रोल होती है। ठीक। और रिस्क फैक्टर्स के मुतालिक भी जी, रिस्क फैक्टर्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिनको लोगों को जो सिगरेट पीते हैं, नंबर 1 पे स्मोकर्स, उनको हार्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, मेजॉरिटी जो आते हैं हमारे पास वो लोग हैं। फिर जिन लोगों को शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर होना एक और बात है, कंट्रोल हो तो हालात ठीक रहते हैं, लेकिन अनकंट्रोल का ये मतलब ये है कि सुबह की शुगर 120 से ज़्यादा हो जाए, शाम वाली शुगर खाने से पहले 160 से ज़्यादा हो जाए, तो ख़तरात बढ़ जाते हैं। फिर आपको हार्ट अटैक किसी वक्त हो सकता है, आपको स्ट्रोक यानी फालिज का अटैक किसी वक्त हो सकता है, आपकी नज़र जो है वो जा सकती है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपकी टांगों की नालियाँ बंद हो सकती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और आपकी एज, उम्र कम होती चली जाती है। बहुत सारे लोग जो शुगर अनकंट्रोल्ड वाले हैं वो 40s या 50 में या गुर्दे फेल हो जाते हैं या फालिज हो जाता है या हार्ट अटैक होता है, तो उनकी ज़िंदगी 50s में ही अंदर ख़त्म हो जाती है। सही। तो अगर आप कंट्रोल करके रखते हैं तो आपके लोग 80-90 साल तक पहुंचते हैं, अपनी शुगर को 120 से नीचे रख के, शुगर शाम वाली 160 से नीचे रख के, तो वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। एक्सरसाइज, जैसे आपने कहा कि बड़ा ज़रूरी है कि सुबह सवेरे उठ के या किसी वक्त भी जब आपको टाइम मिले, तो वर्जिश बहुत ज़रूरी है। और वर्जिश से शुगर भी कंट्रोल होती है, वज़न भी कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, दिल की नालियाँ भी खुली रहती है और आप वैसे भी मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहते हैं। शुगर के बाद फिर ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। सही। ये अगर ब्लड प्रेशर 140-90 से नीचे रहेगा तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है, चाहे दवाइयों से रहे या आपकी एहतियात से रहे, तो कोई मसला, कोई ख़राबी नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा होगा तो फिर आपके हार्ट अटैक होने के, फेलियर के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस, गुर्दे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सर, जब 140/90 होता है तो क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है और कौन से ब्लड प्रेशर पे फिर दवाई स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, उसमें
140-90 तो कट ऑफ लाइन है, ये आखिरी हद है। इस हद से नीचे रहना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोगों का रहता है 140-50, नीचे वाला 90-95, 95 से 100 रहता है। तो ये लाइफ मॉडिफिकेशन जो आपने कहा कि आपकी एहतियात से ही ठीक हो जाता है। अच्छा। कि आप अपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें। नमक से ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। इन तरकारी में थोड़ा नमक हो, टेबल सॉल्ट ना हो, किसी चीज़ में नमक डाल के ना खाएं, गैर ज़रूरी ना खाएं। अब मीठा माल्टा उसके ऊपर भी नमक डाल के खाना है, तो वो उसका जो जायका उसको भी ख़राब करना है, जो माल्टे का अपना जायका है। इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें से आपकी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर वज़न से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक्सरसाइज ना करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आप दवाई लें तो उसको बाकायदगी से लें। ये सारी उम्र की दवाई होती है, आप कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद इसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई खाएंगे तो कंट्रोल होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं कंट्रोल होगा। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कभी कभी दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उनका ब्लड प्रेशर जब नीचे चला जाता है तो वो स्टॉप कर देते हैं और फिर अचानक से वो एक दिन इमरजेंसी में आते हैं, या उनको स्ट्रोक हुआ होता है या उनको हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक हुआ होता है। और आपने कहा नमक की आपने बात की, तो बहुत सारे लोग, ये भी ट्रेंड है कि अगर जूस पी रहे हैं तो उसमें भी नमक मिलाया जाता है, तो ये भी ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। और दूसरा, डायबिटीज़ की अगर बात की जाए तो सर बहुत सारे लोग इसको बीमारी ही नहीं समझते हैं और एक दूसरे की कहीं अनकहीं, जिस तरह के लोग, किसी ने बता दिया कि ये वाली दवाई इस्तेमाल कर लो तो खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर अब देते हैं। ये बड़ा ट्रेंड देखा हमने कि वो टोटके ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दवाई कम इस्तेमाल करते हैं। जो डॉक्टरों ने बताई हुई है, जो आजमाई हुई चीज़ है जिससे आपकी शुगर कंट्रोल होती है, वो नहीं, वो टोटके ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। फिर वो उस पर ज़्यादातर मरीजों का इसका होता है जी कि वो बीमारी जो उन्हें तकलीफ नहीं दे रही उसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हार्ट ब्लड प्रेशर जो है वो एक सिम्टमलेस डिजीज़ है, उसकी कोई अलामात नहीं होती, तकलीफ नहीं देती जब तक कि आपके फालज ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, नज़र ना चली जाए, गुर्दे ना फेल हो, फिर जाकर पता चला जी ब्लड प्रेशर हो गया, फिर उसको वापस नहीं ला सकते। इसी तरह शुगर में कुछ लोगों को जो है ज़्यादा प्यास, ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, थकावट हो जाती है। और उन्हें कहें जी कि ये मसला है शुगर, आप खाना पीना मीठा बंद कर दो, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी सज़ा होती है कि आपने आपको बहुत बड़ी सज़ा सुना दी कि जी वो मीठा उन्होंने नहीं खाना। तो वो ये वाले जब एटीट्यूड होता है तो वो बड़ी गड़बड़ होती है। अगर मेरा ख्याल है मेरे बस में हो ना, तो जितने शुगर और ब्लड प्रेशर जब उनको ये तशखीस हो, बीमारी डायग्नोज हो, तो उन्हें अस्पतालों में ले जाया जाए, वो उन लोगों के पास ले जाया जाए जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर थी और उन्होंने अपनी परवाह नहीं की और उनको गैंग्रीन हो गई है, उनके पाँव कट रहे हैं, उनकी टांगें कट रही हैं, हार्ट अटैक के साथ लेटे हुए हैं, फालिज के साथ लेटे हुए हैं, नज़र ख़राब है लेटे हुए हैं, गुर्दे फेल हैं उसके साथ लेटे हुए हैं, डायलिसिस हो रहा है उसके लिए लेटे, इंतज़ार कर रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कब होगा उसका। अगर ये शुरू में ही एहतियात करना शुरू कर दें तो ये सारी की सारी जो ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे आप बच सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि चीनी खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, तो क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, चीनी खाने से ख़राब होती है, लेकिन बेसिकली डिजीज़ जब होती है, नॉर्मली तो एक लोड है। देखें, कुदरत ने एक जिस्म बनाया हुआ और उसके अंदर इंसुलिन बनती है और वो इंसुलिन आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। और जब आप उसके ऊपर बीमारी की वजह से इंसुलिन कम होनी शुरू हो जाए या इंसुलिन का असर कम होना शुरू हो जाए, तो फिर आपकी जो शुगर है उसको पूरे तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आपको ज़्यादा या तो इंसुलिन चाहिए या फिर दवाइयाँ चाहिए जो उन्हें कंट्रोल करे। तो अगर आप उसके ऊपर लोड डाल देंगे मीठे का, कि वो पहले ही इंसुलिन जिस्म में कम बन रही है और फिर आपने मीठा भी खाना शुरू कर दिया, अब इंसुलिन की जो डोज है बढ़ती चली गई और आखिर का वो सेल जो इंसुलिन बना रहे हैं वो बना बना के थक के बेहोश हो जाती है, मर जाते हैं। कि जी कि बस ठीक, वो थक जाते हैं कि आपने उसके ऊपर लोड ही थोड़ा डालना, मीठा लेना ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो शुगर है, जो शुगर वाले मरीजों के लिए मीठा मीन्स आपकी चीनी, आपका गुड़, आपकी शक्कर, अगर आप खा रहे हैं शुगर वाले मरीज तो समझे कि आप जहर खा रहे हैं। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फतेह जान से आसिफ महमूद मेकन बात कर रहा हूँ जी। जी सवाल पूछे। जी टीवी मत देखें, सवाल पूछें। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरी वाइफ की उम्र 35 साल है। ठीक है। और उनको मैदे का भी प्रॉब्लम है, यानी खाना वगैरह उनका हजम नहीं होता और कभी कभार वो स्पाइसी वगैरह चीजें खा लें तो उनका बीपी नीचे वाला 90 और ऊपर वाला 135 140 तक चला जाता है। ठीक है।
तो क्या ये मैदे की वजह से, डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैदे की वजह से हो रहा है या क्या इसकी सूरत हाल है? तकरीबन महीने में एक दो दफा जो है ना ये मसला उनको आता है। कोई और तो मसला मैदे भी है उनको, कोई शुगर नहीं, और वगैरह? कुछ ही नहीं है। हम और मैदे क्या है उनको ठीक है, और ब्लड कि प्रेशर कभी कभी ऊपर चला जाता है तो क्यों हाँ, जाता है? कभी कभी महीने में एक दो दफा 140 और नीचे वाला जो है 90-95 तक। ठीक है, वजन कितना है उनका? वजन उनका है जी तकरीबन 68 है जी। ठीक है, और खाने के बाद चलती फिरती हैं या बैठ जाती हैं? नहीं नहीं, वॉक तो करती हैं जी, सुबह भी ठीक है। और शाम को भी, डेली खाने के बाद जो है ना वॉक करती हैं। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सवाल इनका बड़ा अच्छा है कि क्या खाने से भी जिस तरह के इनको बोझपन सा महसूस होता है और फिर ब्लड प्रेशर ऊपर कभी कभी चला जाता है, तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए और किस तरह से खाना जो है वो अपना रोल प्ले करता है? ये वाला एक वो टिपिकल एक एग्जांपल है कि जिसमें बॉर्डर लाइन जो है ब्लड प्रेशर वाला सिलसिला है कि जब आप खुराक आपकी ठीक नहीं होती या कोई तकलीफ़ होती है। और मैंने देखा है कि हमारे जितने भी मरीज़ हैं वो हर बीमारी की जड़ जो है वो मैदे से शुरू होती है कि मैदे में गैस है तो प्रॉब्लम हो गया, मैदे कब्ज़ है तो प्रॉब्लम हो गया, और सही तरह खाना हजम नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो गया, भूख नहीं लगी तो प्रॉब्लम हो गया। मैदे का इतना कोई रोल नहीं है। बल ये इश्यूज जो है हम जब खाते पीते हैं, हमारी जो खुराक है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी खुराक है जिसमें चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा और उसमें गैस बहुत ज़्यादा बनती है। और उसको ठीक करने का एक ही तरीका होता है कि आप वॉक करें, पैदल चलें, वर्जिश करें, और उस वर्जिश से आपकी गैस ठीक हो जाएगी और आपके ये छोटे मोटे जो मसले हैं वो आप बगैर दवाई खाए ठीक हो जाएगी। आप हर चीज़ का हल दवाई में ढूंढते हैं कि दवाई दें, उसमें से ये सिंपल चीज़ें जो खुराक से ठीक हो जाती है। अभी इनका जो केस है वो है बॉर्डर लाइन केस है कि ये फ्यूचर के मुस्तकबिल की ब्लड प्रेशर की मरीज़ है कि इन्हें मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं इन्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि ये घर में नमक का इस्तेमाल कम हो, हांडी में थोड़ा हो, किसी चीज़ के ऊपर नमक लगा के ना खाएं, रोज़ाना आधा घंटा वॉक करें, वज़न को बढ़ने ना दें, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें तो इंशाल्लाह बगैर दवाई के इनका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। और अगर होना भी है तो इनकी एहतियात की वजह से 5-10 साल लेट हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर जिस तरह की ये बता रहे हैं कि कुछ खाने से इनका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, तो ये इंडिकेशन है कि इस तरह के खाने ये अवॉइड करें। जिस तरह के शादियों के खाने हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, उनमें नमक और मसालों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हुआ होता है, तो बहुत सारे लोगों को उससे भी मसला हो रहा होता है। तो कनेक्शन इस तरह से है कि अगर ये कम खाएंगी, चलती फिरती रहेंगी, तो इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि ये जो हार्ट पेशेंट्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि ये अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, जिसमें डायबिटीज़ का कंट्रोल होना चाहिए बहुत अच्छा, और उस कंट्रोल से पहले चेकअप भी होना चाहिए कि उनकी शुगर कितनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरह कि मैंने कहा कि बगैर शुगर चेक किए वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, और फिर किसी को देखकर वो ये भी कहते हैं कि क्या हम इंसुलिन खाना शुरू कर दें। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि नहीं, आपने पहले टेस्ट करवाने हैं। तो हमारी जो आवाम है वो टेस्ट करवाने से इतना क्यों घबराती है? क्या ये टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं इस वजह से, क्या वजह है सर? नहीं, आई थिंक एक्सपेंसिव नहीं है। ज़्यादातर टेस्ट लोग करवाना भी नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा पिन प्रिक से बहुत ज़्यादा डरते हैं, सुई की चुभन से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, जो सैंपल से उससे ज़्यादा डरते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब आई थिंक सबसे जो चीज़ लैक करती है ना वो एजुकेशन है। अच्छा। आई थिंक जब शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, और हम अगर मरीज़ को एजुकेट करें कि ये शुगर हो गई है और ये प्रॉब्लम है और ये तरीका है इसको मॉनिटर करने का, कि आप अपनी शुगर को एक ग्लूकोमीटर ले लें, और ग्लूकोमीटर आजकल तो बहुत सस्ता ग्लूकोमीटर है, वो आप ले लें घर में, बजाय लेबॉर्ट्री में जाके घर में ही आप पेन प्रिक करके उंगली से वो टेस्ट करवा लें। तो उससे आपको पता चल जाता है कि शुगर कैसी है, आपको खाना कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको दवाई ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है, और शुगर जो है वो हर रोज़ाना चेक करके उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब रोज़ाना चेक करके वो कंट्रोल हो जाए, यानी 120 से ऊपर ना जाए फास्टिंग, और शाम वाली शुगर 160 से ऊपर ना जाए, तो फिर बेशक हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा सिर्फ चेक कर लें। और वो भी अगर ठीक रहे तो फिर 2 हफ्ते में 1 दफ़ा चेक कर लें। ये डिपेंड करता है कि जब एक दफ़ा शुगर आपकी कंट्रोल हो जाए तो फिर आप उसको उसी हिसाब से कंट्रोल रखें, और खाने में आप एहतियात करें, मीठे का कम इस्तेमाल करें, और कहीं पे अगर आप थोड़ी बहुत ऊपर हो जाए तो आधा घंटा ज़्यादा चल लें तो उससे शुगर जो है वो काफ़ी नीचे आ जाती है। वो लोग जो ज़्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, मैं आपसे पूछने वाली थी, आई एम ग्लैड उसमें यू आर शुगर टॉकिंग कंट्रोल अबाउट इट। गड़बड़ होती है, उसमें ऊपर जाती है। जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनकी शुगर ऊपर जाती है। तो इसलिए वो चीज़ें नींद पूरी करनी और गैर ज़रूरी स्ट्रेस,
देखिए बहुत सारी चीज़ें हम देखें घर में ऐसी बातें करते हैं जो इसमें टेंशन होती है, तो हम वो बातें अवॉइड कर सकते हैं, वो नहीं करें, ना डिस्कस करें जिसमें से टेंशन क्रिएट होती है। वो बात करें जिसमें से दोनों जो भी बात करने वाला है वो रिलैक्स होता हो। सही। और जो टेंशन वाली है उसको मुख्तसर करें, यानी अगर करनी भी है बात तो आप एक चंद मिनट के लिए करें, फिर उसे बंद कर आप दें। डिसाइड करें कि आपके पास 5 मिनट हैं, इस 5 मिनट में आपने वो बात करनी है और उसके कैसे बाद अच्छा इस्तेमाल भूल करना है जाना 5 मिनट को हमने। हाँ जी, यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम राना निसार है, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछे। जी मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि मेरी एज जो है वो 44 ईयर्स है और जो ब्लड प्रेशर का ये मसला सारे दुनिया को बता रहे हैं, अल्लाह को खुश रखे। तो मेरा भी यही मसला है और इस मसले में बात भी करता हूँ और आज जो है वो मेरे असल में लिपिड प्रोफाइल करवाऊँ तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है। तो उसके जी शुगर भी मुझे नहीं है, मैं वॉक तकरीबन 1 घंटा करता हूँ और आजकल मैंने रोटी बिल्कुल छोड़ी हुई है, जो गंदों में कहते हैं कि वो भी ट्राइग्लिसराइड की वजह बनती है। उबली सब्जियां खा रहा हूँ लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके बाद मैंने अपना RFT LFT करवाया, वो भी ठीक है, ऐसा मसला मुझे नहीं। लेकिन हमारी फैमिली में मुझसे जो छोटे हैं, मेरा भांजा 30 साल का है, उसका भी BP 170 और 90 होता है। सही। तो हमारी फैमिली में हम किस मर्जी देते हैं? ठीक है, फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है? जी वो तो ऑलमोस्ट हमारी सारी फैमिली को ही है। तो मतलब जो भी अब जब हम अबव 40 जाते हैं तो हम इस मसले में आना शुरू हो जाते हैं। सही। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल करना है आपने? ये किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कि मेरी फैमिली, हम एक गाँव के अंदर रहते हैं, दीगर फैमिली के लोग भी हैं, ठीक तो है। वो जो है वो हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक केयर। हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। इनका मसला जो है मेन उन्होंने क्या बताया? सर इनका मसला ये है कि ब्लड प्रेशर का इनको प्रॉब्लम है, फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात की है, खाने में भी, वॉक वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स इनके ज़्यादा आ रहे हैं। और इसी तरह इनकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, तो इनके कोई कज़न हैं जिनको यही सेम मसला है, तो इनको क्या करना चाहिए? और सर ये भी बता दें कि लिपिड प्रोफाइल कब करवाना चाहिए और क्या एहतियात होती है टेस्ट करवाने से पहले? और इन्होंने गंदम भी छोड़ी हुई है। हाँ, आई थिंक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत देखिए, ट्राइग्लिसराइड जो है वो उस वक्त चेक करवाएं। ट्राइग्लिसराइड जो है एक ऐसा टेस्ट है जो 12-14 घंटे के वक्फे के बाद चेक करवाना चाहिए। ये अगर जल्दी चेक कर, सुबह खाया और टेस्ट करवाया तो हमेशा ज़्यादा आएगा। सही। खाना खाया 2 घंटे के बाद आपने करवाया तो ज़्यादा आएगा। कोलेस्ट्रॉल ठीक आएगा, LDL ठीक आएगा, उसका फास्टिंग के साथ तल्लक नहीं है। लेकिन जो बाकी टेस्ट है फास्टिंग के साथ वो ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए जब भी आपका ट्राइग्लिसराइड 200 से ऊपर हो तो आप हमेशा 12 से 14 घंटे का वक्फा लें। यानी शाम पिछले खाना खाया अगर 7 बजे या 6 बजे तो सुबह 9 बजे आप आके टेस्ट करवाएं। तो वो जो वक्फा होगा उसमें से वो सही रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये भी इन्हें बता दूं कि ट्राइग्लिसराइड का थोड़ा बहुत ऊपर होना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम जो एशियंस हैं, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, जो है ये ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है और HDL कम होता है। सर ये इसलिए परेशान है क्योंकि इनकी फैमिली में ये हार्ट प्रॉब्लम है और 40 से ऊपर बहुत सारे लोगों की शायद डेथ भी हो चुकी है इनकी फैमिली में, तो इस वजह से नहीं, उसमें आई थिंक मैंने ये एडवाइस करूंगा, खुराक ऐसी रखें जिसमें चिकनाई ना हो, नॉर्मल खाना खाएं, गंदम बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ना खाएं, थोड़ी खाएं। चिकनाई का तरीका इस्तेमाल कम करें। अंडे हफ्ते में 2 या 3 से ज़्यादा ना खाएं, जर्दी समेत। सफ़ेदी आप रोज़ाना खा सकते हैं। गोश्त का इस्तेमाल 3 दिन से ज़्यादा ना करें। छोटा गोश्त मुर्गी और मछली का और बड़ा गोश्त महीने में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राइड जो चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े, टिक्कियाँ विक्कियाँ, ये चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करें। कभी कभी उसको आप खा सकते हैं। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो वॉक करें या फिर एक्सरसाइज ऐसी कर लें, काम ऐसा करें जिसमें इन्हें चलना पड़े, और चलने से इनके ट्राइग्लिसराइड भी नीचे हो गए। और वेट को कम करें। ट्राइग्लिसराइड का वेट के साथ भी बड़ा ताल्लुक है। जिनका वेट ज्यादा होता है उनका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा, जिनकी शुगर होती है उनका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है। और स्पेशली अनकंट्रोल शुगर, जिनकी शुगर ज्यादा होती है उनका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है। जो उनकी शुगर कंट्रोल होती चली जाती है उनका ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी नीचे आना शुरू हो जाता है। कोई दवाई भी है जिससे ये कंट्रोल कर सकते हैं? दवाई है, लेकिन दवाई के देखिए अपने साइड इफेक्ट्स हैं। हम दवाई उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने एक्सरसाइज, खुराक में एहतियात कर ली हो और इसके बावजूद 3 महीने आप ये काम करें और 3 महीने के बाद अगर ये कंट्रोल ना हो तो फिर दवाई करें। देखिए हर दवाई के
अच्छे हैं और कुछ बुरे ना कुछ side असरात effects भी हैं। हैं। तो आपने देखना होता है कि कब दवाई शुरू करनी है। जब ना कंट्रोल हो रहा तो फिर दवाई शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है और वो सेफ्टी उनकी है, लेकिन गैर जरूरी दवाई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि सही। आप दवाई और खुद इस्तेमाल से भी करें नहीं करनी बेहतियाती चाहिए। करते रहे, वॉक ना करें, एक्सरसाइज ना करें, वेट आपका बढ़ता चला जाए तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो काबू नहीं, उसके और बाकी जो इल इफेक्ट्स हैं वो साथ साथ चल रहे सही। होंगे। अच्छा सर, एक्टिव स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग के मुतालिक बताइएगा कि अगर ख़ानदान में बाप जो है वो स्मोकिंग कर रहा है तो क्या बच्चों पर भी असर पड़ेगा, बीवी पर भी असर पड़ेगा? किस तरह से ये पैसिव स्मोकिंग आपको डिजीज़ की तरफ लेके जाती है? बहुत ज़्यादा जी, अभी नॉर्मली होता गया है कि जिन फैमिलीज़ में स्मोकिंग होती है और बच्चों के सामने या अदर फैमिली मेम्बर्स के सामने बैठ के आप स्मोकिंग करते हैं, उनमें सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, दमा, फेफड़े, नमूनिया, और उसके साथ उनको हार्ट वाले जो डिजीज़ है वो भी ज़्यादा होती हैं, स्ट्रोक जो फालज वाले ये भी उन्हें ज़्यादा होती हैं, और कैंसर का जो सबब बनते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जब आप स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो सिर्फ अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचा रहे होते, जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं लोग उनको भी नुकसान, उसमें धुएं में जो वो सांस लेते हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा होता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में स्मोकिंग पे जो पाबंदी लगी हुई है, पब्लिक प्लेसेस में इसीलिए पाबंदी लगी हुई है कि आप जहाँ पे बाकी लोग हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, मार्केट्स में जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे सिगरेट पीना मना है। वो इसीलिए मना है कि वो अपने आप को तो सिगरेट से नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसके धुएं से जो बाकी सांस ले रहे हैं उस फज़ा में उनको भी इतना ही नुकसान पहुँच रहा है। तो इसलिए लोगों के साथ उन्होंने अलग कमरे या डेंस बना दिए हैं कि स्मोकर जो हैं एक अलग कोने में बैठ के वहाँ पे सिगरेट पिए, दूसरों पे उनके बुरे असरात ना हो। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान में भी इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। दो कानून तो मौजूद है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक इशू है जी, वो वाला इसी इशू। तरह सर ई सिगरेट्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और मैंने देखा कि ई सिगरेट्स बाहर मुल्क में तब दिए जाते हैं या रिकमेंड किए जाते हैं जब कोई स्मोकिंग क्विट करना चाह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एज अ ट्रेंड वो शुरू हुआ और बहुत सारी यंग जनरेशन जो है वो स्मोकिंग की तरफ चली गई है, तो इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं मुबारका तारिक कोयटा से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछे। हाँ जी, मेरे दो सवाल छोटे से हैं। एक तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी है, एक तो सलाम करना है उनको और बहुत दुआएं हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये बता दें लो ब्लड प्रेशर, लो शुगर जब हो जाती है और मरीज फेंट हो जाता है तो उसके बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि मरीज दवाइयाँ खा रहा होता है सारा दिन 200 mg, लेकिन वो फिर कहता है मैंने खाना कुछ नहीं, मीठा नहीं लेना, और उससे वो फेंट की तरफ चला जाता है। हमारी मदर इन लॉ भी फेंट हो गई थी, आंखें खुली थी और उनको नजर कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, इस बारे में एक तो बता दें, और दूसरा नमक और चीनी के साथ डॉक्टर साहब अगर मोबाइल को भी मेंशन कर दें जो इस चीज को बढ़ाने का जरिया है, सारी रात व्हाट्सएपों पे लगे रहना और ये बीपी हाई हो जाता है इससे भी और शुगर भी डिस्टर्ब होती है, तो इसको मोबाइल को भी मेरा ख्याल है नमक और चीनी के साथ ना इसको भी इस कैटेगरी में रख लें। ये भी समझा बहुत दे अच्छी अपने बात की मरीजों को। आपने, हम आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जी, इनके बहुत अच्छे 2-3 सवाल थे। बहुत अच्छे सवाल किए इन्होंने और बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। जी जी बिल्कुल। उसमें एक तो ये है कि जिसको शुगर है उसको लो शुगर हो जाए तो क्या करे। देखिए जो शुगर वाले मरीज हैं हमेशा जेब में या चॉकलेट या खजूर या कोई दो टॉफियाँ वो जरूर जेब में रखनी चाहिए। होता यह है कि ये उस वक्त लो शुगर होती है कि जब आप दवाई खाई हुई है और आपने टाइम पे खाना नहीं खाया या खाने में गैप ज्यादा हो गया, या आप खाना नहीं, जी भूख नहीं लग रही तो खाना नहीं खाना, नहीं आपने खाना है, जरूर जबरदस्ती खाना है बिल्कुल, ताकि आपकी शुगर ड्रॉप ना हो। और अगर कहीं खुदा न खास्ता आप चले गए हैं किसी जगह पे, दावत पे हैं, शादी पे हैं, लेट हो गया, तो फिर आप कोशिश करें कि आपको जल्दी खाना मिल जाए, नहीं तो आपकी जेब में ये चीज़ें होनी चाहिए कि लो हो तो स्नैक हो जो आप उसी वक्त ले लें और शुगर आपकी लो ना हो। ये वाकई ये इस तरह के हादसात होते हैं। और जब आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाए और आपको पसीने आने शुरू हो जाए और जिस्म में कमजोरी और चक्कर आने शुरू हो जाए, समझे कि आपकी शुगर कम हो रही है, फिर आप बगैर इंतजार किए कोई चीज़ खा लें, या टॉफ़ी या जो चीज़ आपने मीठी रखी हुई है जेब में वो खा लें, ताकि आपको वहाँ तक नौबत ना आए कि शुगर हो गया आप बेहोश ना हो जाए। क्योंकि जो कम शुगर ना हो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब लो शुगर होती है तो आपको ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसमें से जितनी जल्दी शुगर रिस्टोर ना हो फिर उसमें से आपको और वो डैमेज बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और शुगर वाले मरीज़ अगर किसी फंक्शन पे जा रहे हैं और आप समझते हैं कि फंक्शन में खाना पीना ज़रा लेट होगा, तो आप घर से ही खाना खा के चले जाएं या कुछ ना कुछ खा के जाएं ताकि आपको ज़्यादा इंतजार वो ना करना पड़े। या फिर अगर हो सके तो जो इंसुलिन वाले हैं वो तो इंसुलिन लगाते हैं उस वक्त है जब खाना खाना होता है, तो इंसुलिन जब उस वक्त लगाएं जब खाना मिले फिर ही लगाएं, अदरवाइज इंसुलिन आप ना
लगाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ मीठी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मली तो बाहर दुनिया में होता है कि जो शुगर के मरीज होते हैं वो उनके हाथ पे एक ब्रेसलेट होती है जिसमें उन्हें लिखा होता है जी कि ये डायबिटिक हैं, और अगर कहीं ये चलते हुए बेहोश हो जाएं या बाजार में बेहोश पड़े मिल जाएं या पब्लिक प्लेसेस पे बेहोश पड़े मिल जाएं तो हर एक को पता है शुगर है, ये हाइपोग्लाइसीमिया, ये लो शुगर होगी तो फौरन उनको वो कोई ना कोई मीठी चीज देते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं मीठी चीज फौरन देते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और फिर जाके तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ भी बड़ी जरूरी है। और उसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम अगर इसमें पब्लिक के लिए मैसेजेस जगह जगह पे लिखे हों कि शुगर वाले मरीजों के ये अलामात हैं, लो शुगर होने के, ज्यादा शुगर होने की ये अलामात है, ये हो जाए तो ये काम करें और ये एहतियाती तदाबीर करें, फौरन हॉस्पिटल चले जाएं और वहाँ पे आपकी शुगर चेक होनी चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इन्होंने कहा जी कि ठीक है नींद वाला मसला है, बाकी लो शुगर होती है, लेकिन ये जो बीमारी है जो कि व्हाट्सएप वाली है और जो हमारी मोबाइल वाली है, ये वाकई बहुत बड़ी बीमारी है। और इसने इतने ज्यादा न सिर्फ सोशल प्रॉब्लम्स इसने बढ़ाए हैं, इसने बीमारियां भी बढ़ा दी हैं, बहुत बीमारियां, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिए हैं, हार्ट अटैक बढ़ा दिए हैं, शुगर का कंट्रोल खराब करती है, ना वक्त पे सोना है ना वक्त पे जागना है, गैर जरूरी टेंशन। उस सोशल मीडिया में जो आपने गलत चीज आ रही है, सही गलत झूठ सच सब कुछ उसमें आ रहा है, और उसमें बहुत सारी चीजें सही नहीं होती बिल्कुल, और एक खाम खाप का हिजान पैदा होता है, गलत खबरें होती हैं, झूठी खबरें होती हैं, झूठी चीजें होती हैं, खराब अजीब किस्म के वाकयात हुए होते हैं। इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ। आई थिंक फ्यूचर में इनकी बात यही है कि आखिर में ये होगा कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि ये 9 बजे के बाद जो है इसकी सर्विस सारी बंद हो जानी चाहिए ताकि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, और स्पेशली बच्चों में, और बाकी भी आई थिंक सोशल जो बेरा रवि और उस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। सर कुछ इस तरह के भी पैकेजेस मैंने सुने जिनका नाम था सारी रात करो बात, तो मैंने कहा अगर पूरी कौम जो है वो सारी रात बात करेगी तो फिर काम कौन करेगा। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी कॉल ड्रॉप हो गई है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये इसमें था कि देखिए रात सोने के लिए होती है, रेस्ट करने के लिए होती है। कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि दिन की रोशनी जो है वो आपके लिए, आपका दिमाग जा जाता है, जो अंधेरा होता है तो आपको रेस्ट देने के लिए, दिमाग को रेस्ट और जिस्म को रेस्ट देने के लिए वो नींद होती है। तो वो नींद जब आपको लाइट आती है, आवाज़ आती है, तो आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। और अब जो है, पहले हम टीवी की बात करते थे, अब तो ये बिस्तर में बैठ के लेटे हुए ये सारा सिलसिला जो है करते रहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। बच्चे लेट उठ रहे हैं, काम अपने नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और टेंशन जो है बहुत ज़्यादा। और हम तो लोगों को यही कहते हैं कि घरों में टेंशन कम करनी है तो सोशल मीडिया बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, इसको सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल करें कि टेलीफोन सुनना है और बंद करना, और एमरजेंसी के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना है जहाँ पे ज़रूरत हो उसे इस्तेमाल कर सकें। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने एक्सरसाइज बंद कर दी है, हमने फैमिली में बैठना बंद कर दिया, हमने फैमिली में बातचीत बंद कर दी है। घर में अगर 3-4 मेंबर्स हैं तो हर कोई अपना अपना मोबाइल लेके बैठा होगा, आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें जो है इसके बड़े नेगेटिव जो है इफेक्ट हुए हैं और इसको वाकई ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद आजम गुजरावाला से बोल रहा हूँ मैडम। तो मुझे ना ट्राइग्लिसराइड की मसला है मुझे। ठीक है जी जी। वो ना मैं 2 साल से मैं फेनोगिर खा रहा था पहले फर्स्ट टाइम, मगर मुझे आराम नहीं आ रहा था। अब मैंने डॉक्टर साहब ने बताया था मुझे, उन्होंने मेरा इको किया था, उन्होंने डबल टाइम मुझे फेनोगिर लिख ली थी, तो उससे मुझे बेहतरी आई है। डॉक्टर साहब मुझे ना काफी बेहतरी, अब 190 तकरीबन मेरा आ गया, पहले 300 400 बल्कि 700 भी रहा है मेरा ना ट्राइग्लिसराइड। तो इसके लिए आप कोई बेहतरी कोई तजवीज़ दे दें मुझे ना। सब नींद और कब्ज़ का ही मसला मुझे आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा उम्र कितनी है आपकी? 55 साल। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल्ड है आपका? जी ब्लड शुगर, ब्लड मेरा कंट्रोल रहता है, शुगर मुझे रहती है, बहरहाल वो भी मैं आपको कोई ऐसी चीज खा लूँ तो मैं डबल डोज कर लेता हूँ अपने ना। क्या मेरी गोली है और मिस्टार लगाता हूँ मैं सुबह शाम 25-25। गोली आप खा लेते हैं, लेकिन क्या वर्जिश भी करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं? जी वॉक मैं घर में ही करता हूँ, वैसे करता हूँ मैं आधा घंटा खाने के बाद भी, पहले भी ना करता जरूर हूँ मैं इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आ रहे हैं। खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, तकरीबन शुगर ब्लड का मसला था, मगर दिल का ब्लड का मसला, हार्ट का मसला किसी को भी नहीं था तकरीबन। ठीक है, सिगरेट पीते हैं आप?
नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता है। वॉक करते हैं? वॉक वगैरह वो कह रहे हैं मैं घर में ही करता हूँ। बहुत हाँ शुक्रिया जी, कॉल करने का। जाया नहीं जाता वो ना, बाहर जाऊँ ना, दमे का मसला है ना, मुझे सांस का मसला है, तो मेरा तबीयत खराब हो जाती है सर्दियों में, खासकर। गर्मियों में जाता रहता हूँ और सर्दियों में मुझे खासकर जो ना मसला होता है। हाँ अभी मसला हुआ, मैं अभी नेबुलाइज किया है मैंने। ठीक है, वजन कितना है आपका? वजन बढ़ गया, बस 90-91 से, वेट से कम नहीं आ रहा, वजन नहीं कम आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी, आई थिंक ये अच्छी बात है कि ये अपने ट्राइग्लिसराइड और अपनी सेहत के बारे में काफ़ी कॉन्शियस है, और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज से, डाइट से और दवाइयों से उन्होंने ट्राइग्लिसराइड काफ़ी काबू कर लिया। वो कहता है 700 तक भी गया और अभी 190 पे है, जो कि अच्छी बात है। इसी तरह ही आई थिंक ये मेडिसिन भी लेते रहें, खुराक में भी एहतियात करते रहें, और अभी तो बताया कि दमा है जिसमें ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, और कहीं अगर आपको वॉक के लिए स्पेशली जिनको अस्थमा है वो अगर आप बाहर निकलना चाहें तो कोशिश ये करें कि मास्क पहन लें। सही। और तो उस मास्क की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। हाँ, फायदे हैं। बहुत से जो एलर्जी होती है उससे आप बचे रहते हैं, ठंड से आप बचे रहते हैं, और दवाइयाँ अपनी जो है वो आपने बाकायदा और वक्त पे आपने इस्तेमाल करनी है। ट्राइग्लिसराइड वाला जो इशू है उसमें आई थिंक जो लोग जिनका वेट ज़्यादा है, इनका वेट ज़्यादा है, वेट को कम करना चाहिए। गुजरांवाला से हैं ये? गुजरांवाला से है तो वो वज़न तो होता ही है ज़्यादा। खाने सर क्या पीने के चक्कर भी है, बहुत वहाँ से की खुराक बहुत अच्छी है या खाने, जी आबो हाँ, हवा I think बहुत अच्छी वहाँ है? के लोग जो है ना वो खाने पीने के भी शौकीन है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक्सरसाइज कम है। देखें आप खाएं पिएं लेकिन साथ एक्सरसाइज उसी हिसाब से करें। वेट को आप ना बढ़ने दें, जैसे मैंने कहा कमर के साइज़ को ना बढ़ने दें, तो आपको पता चल जाता है जी कि जब वज़न बढ़ रहा होता है उसी वक्त कंट्रोल कर ले तो जल्दी कंट्रोल हो जाता है। तो ये चीज़ें देखिए, खाना पीना कोई चीज़ ममनू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, इत्तदाल पसंदी जो है वो बहुत ही अच्छी बात है, और उसमें से बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। जिन लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है उसमें हर चीज़ ही, उनके जोड़ भी जो आप दे जाते हैं, यानी घुटने, टखने, कमर, वो चीज़ पर दर्द लोड होता है। वक्त से पहले दर्द करने, वेयर टेयर शुरू हो जाती है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, और उसके साथ साथ जब वज़न ज़्यादा होता है तो उनको चलने को भी दिल नहीं करते कि मैं चलूँगा तो मेरी सांस फूल जाएगी। तो वो जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। फिर अगर आपने कपड़े सिलवाने हैं तो कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा, और फिट भी नहीं होगा। अगर फिट होगा तो आपको ज़्यादा वज़न के साथ कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत जो सारे बड़ी, मसाइल हैं। हाँ, बहुत सारी मैटर करती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर करें तो उसके अच्छे इफेक्ट होते हैं कि अगर आप वज़न कंट्रोल करके रखें, एक्सरसाइज रखें और अपने आप को फिट करके रखें। और बिल्कुल ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है, और जिस तरह कि आपने कहा कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है कि अगर मोटापा होता है तो आप कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, इवन कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर बाहर फैट ज़्यादा जमा हो रहा है तो अंदर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है आपके दिल पर, आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन पर। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको वक्त पर कंट्रोल कर लिया जाए। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना खाकर एकदम से बोझ फील होता है, तो उसकी क्या वजह है? क्या ये दिल का मसला होता है या खाना हैवी होता है? क्या करना चाहिए जब ऐसा हो रहा हो? दोनों ही चीज़ें होती हैं। देखिए, जब आप कैपेसिटी जो है मैदे की उससे ज़्यादा आप खाना उसमें भर लेते हो और आपका खाना आपकी फूड ट्यूब तक, एसोफेगस तक, ऊपर मुंह तक आ जाता है, तो फिर तो बोझ तो पड़ना ही है। आपने तो मैदे में थोड़ा आपने जगह रख के खानी थी। उसमें दोनों चीज़ें हैं, आपके मैदे की तकलीफ़ हो सकती है और हार्ट की। जो हार्ट वाले मरीज़ हैं हम हमेशा उन्हें ये एडवाइस करते हैं कि खाना ज़रा भूख रख के खाना खाएं, ठीक है। क्योंकि जितना मैदा फुल होगा उसका दिल के ऊपर बोझ होगा, और बोझ जो है उसकी वजह से आपको इंजाइना होता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, आपका कई दफ़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद आपको ठीक नहीं आती। और स्पेशली जो शाम का खाना है वो हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और सोने से 2 घंटे पहले आप खा लें। सही, ये और बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप रात तंग होते रहेंगे और आपको खाना भी तंग करेगा। और कई दफ़ा होता ही है कि अगर आपने खा के फ़ौरन लेट गए हैं तो आपको जो मैदे वाले सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। कई दफ़ा जलन होती है, गैस होती है, सो नहीं सकते, वाटर ब्रश होता है, मुंह में खट्टा पानी वगैरह आना शुरू हो जाता है, तो वो आपको तंग करता रहता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, एक तो लाइट खाना हो, और दूसरा कम अज़ कम जो है वो 2 घंटे जो है सोने से पहले आप खाना खा लें। सर बहुत सारे घर मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर रात का खाना 10 साढ़े 10 बजे सर्व किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा लेट है। और अपना एक रूटीन रखें, और टाइम पर खाना खाना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह कि हम कह रहे हैं कि अगर खाना खाकर आप लेट रहे हैं तो उसके बहुत सारे मसाइल हैं, वो आपके मैदे को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके दिल को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, और आपकी ओवरऑल जो जनरल सेहत है उसको भी, क्योंकि ऑब्वियसली कि अगर खाना आपके मैदे से ऊपर आ रहा है तो फिर आपकी नींद भी इफ़ेक्ट होगी। जी हाँ, तो बिल्कुल। इसका
जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आपने आर्मी सेटअप में बहुत अरसे तक काम किया, आर्मी से आप एसोसिएटेड रहे और फिर आप एक प्राइवेट सेटअप में आए और आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, थोड़ा सा बताइएगा आवाम की जानने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को गाइड भी करें कि किस तरह से जो एक हॉस्पिटल सेटअप है उसको बेहतरीन तरीके से कैसे रन किया जा सकता है कि पेशेंट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जी हाँ, आई थिंक हॉस्पिटल जो है मैंने हॉस्पिटल जो है आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो आर्मी का दिल का अस्पताल है, उसको मैंने हेड किया। और उसके बाद फिर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो अस्पताल था, वो मैं फर्स्ट उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, उसको मैंने ही कमीशन किया और चलाया उसे। तो दोनों की जो माहौल एनवायरनमेंट है और एटीट्यूड में बड़ा फ़र्क होता है। उसमें देखिए, ये किसी भी अस्पताल की जिम्मेदारी लेना, उसका हेड होना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पास बहुत मरीज़ आते हैं, सिक लोग आते हैं, उन सिक को आपने ठीक करना है। जब आते हैं तो फ़ौरन उनको अटेंड करना है, अटेंड करके उनको जो रिलीफ है वो देना है। उनकी जो बीमारी है उसका हत्तल इम्कान कोशिश करना है कि उन्हें जल्दी रिलीफ मिले और उनकी बीमारी ठीक हो जाए, वो ठीक होकर आपके अस्पताल में से जाएँ। और साथ साथ जो आपकी टीम है पूरी, उस टीम में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, लोअर स्टाफ है, वो सारे के सारे अपने टाइम पे सही काम करेंगे तो ये पूरा सिस्टम चलेगा। उनमें से अगर एक भी ढीला होगा तो आपका अस्पताल सही तरीके से नहीं चलेगा। उसमें से बड़े चैलेंजेस होते हैं, हॉस्पिटल में भी बड़े चैलेंजेस होते हैं और बड़ी डिमांडिंग। और मैं हमेशा डॉक्टरी का प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो कि बड़ा डिमांडिंग प्रोफेशन है। और जब तक आपको इस प्रोफेशन का पैशन ना हो, आप जो खिदमत वाली नीयत ना आपकी हो कि लोगों की खिदमत करनी है, तो आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि इसमें आपने टाइम की कुर्बानी देनी है, अपने आराम की कुर्बानी देनी है, फैमिली की कुर्बानी देनी है। फैमिली सफ़र करती है, आप उनको अवेलेबल नहीं होते। आप ज़्यादातर अस्पताल में टाइम गुजारते हैं, मरीजों के साथ टाइम गुजारते हैं। अगर एक सीरियस मरीज़ है और उसकी जान जा रही है, उसको कार्डियक अरेस्ट, आप ये नहीं कह सकते मैं जा रहा हूँ भाई आप संभाल लो इधर से। आपने उसको ठीक करके, उसको अटेंड करके, जब तक वो ना हो आपने फिर अस्पताल छोड़ना नहीं है। ये चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो, जिसमें पैशन हो, जिसमें लोगों का दर्द हो, तकलीफ हो, ये वाले उनको इस प्रोफेशन में आना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और जब आप में ये, फिर आप अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, जो भी आपकी स्पेशलिटी हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे मेडिकल अफसर हैं, चाहे स्पेशलिस्ट हैं। तो ये क्वालिटी बड़ी ज़रूरी है कि पैशन इस प्रोफेशन का हो तो फिर आप आए। मैं जब इधर आया तो आपको पता है कि फ़ौज का माहौल और होता है, सिविल का माहौल और होता है, यहाँ के माहौल टोटली डिफरेंट था। तो मैं वहाँ पे आप जाते हैं, एक टाइम फिक्स्ड है, पंक्चुअलिटी है। फ़ौज की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वक्त की पाबंदी है, और वक्त की पाबंदी नहीं तो उसकी सज़ा है एक जो दी जाती है। और इसी तरह आपने काम अपना सही करना है। अकाउंटेबिलिटी है सबसे, दो चीज़ें, पंक्चुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, फ़ौज के जो मेन हैं इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये वाले हैं और उसी पे वो सारा आगे चलता है। उसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप बड़े हैं या छोटे हैं। अगर आपने एक गलत काम किया है और अनइंटेंशनली हो गया तो उसमें तो बचत है, एक आपको चांस मिलेगा। अगर इंटेंशनली किया तो फिर उसकी एक सजा है। सर इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात करिए? मैं बिलाल बात कर रही हूँ कराची से। जी, सवाल पूछे। जी, मेरा बीपी का मसला है। मेरा बीपी से नॉर्मल रहता है, 120-70 रहता है, कभी कभी बढ़ जाता है, ऊपर नीचे का नहीं बढ़ता, ऊपर का बढ़ जाता है 146, कभी 60, कभी कभी। मगर मैं चाहते मैं तो एहतियात भी बहुत करती हूँ, नमक वगैरह कम, अंडा बिल्कुल नहीं खाती। और इसके बाद में जब बढ़ता है ना तो मेरे फौरन पता लगता है कि कानों के बाहर प्रेशर पड़ता है, खूब दर्द होता है, बाहर नसों में बाहर, कानों से बाहर, दोनों तरफ। अच्छा, तो मैं तो गोली खाती हूँ सॉफ्टवेयर भी। ठीक है, सॉफ्टवेयर की गोली खाती हूँ, मगर नहीं से कभी बढ़े तो मैं प्रोटीन वगैरह गोली रख सकती हूँ जुबान के नीचे। सही, ठीक है। और मैं शुगर वगैरह बिल्कुल सही रहती है, चेक करवाती रहती हूँ, शुगर अभी चेक करवाई बिल्कुल सही है, शुगर वगैरह कुछ नहीं है मेरे को। ठीक है, तो बीपी की जो गोली है वो बाकायदगी से नहीं खा रही हैं आप? कभी कभी खाती हैं? नहीं नहीं, मैं डेली टाइम से खाती हूँ, डेली टाइम से। फिर भी बढ़ जाता है? तो ज्यादा तो नहीं बढ़ता है, फिर भी मैं दर्द मेरे शुरू वन, कभी कभार बढ़ जाता है। हाँ, 130 तो 120 और 60 रहता है, 70 बस, नीचे का 70 रहता है। तो जिस वक्त बढ़ता है उस वक्त आपने नोटिस किया है कि क्या ऐसा काम कर रही होती हैं आप? क्या स्ट्रेस होता है आपको, या खाना खाने के बाद ये बढ़ जाता है? आपने ये नोटिस किया है, या आप नमक का इस्तेमाल उस दिन ज्यादा कर रही होती हैं? मैं तो नमक नॉर्मल कम खाती हूँ। तब मुझे कहते भी इतने तुम एहतियात करती, फिर भी तुम्हारे भी सब बढ़िया
बंद ना होगी, मतलब हम कम खाते हैं और लोगों से काफी। ठीक है। और ना उम्र क्या है अंडा भी आपकी? नहीं यूज करती, मेरी ना 55। ठीक है। और वजन कितना है आपका? अंडा खा सकती हूँ, मेरा 54 है सही है। वेट। ठीक है, चलें आपके मैं सवाल डॉक्टर का पूछिए, मुझे कोई एडवाइस करिए कि अगर गोली ले सकते हैं कभी प्रोटीन। ठीक है। तो क्या दिल में दर्द भी आता है आपको? नहीं 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 नहीं। ठीक है, नहीं। बस आपके यहाँ पर टेम्पल्स में फील होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आप सर। जरा सवाल रिपीट कर जी, देंगे? सवाल इनका ये है कि इनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और ये दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करती हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं, लेकिन उसके बावजूद बाज़ औक़ात इनका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और इनको टेम्पल्स में यहाँ पर फिर बहुत शदीद दर्द महसूस होता है। तो क्या ये इस तरह की सूरत हाल में ज़ुबान के नीचे गोली रख सकती हैं? क्या करना चाहिए? नहीं, पहले ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, फिर गोली रखनी चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे वाला 110 या से ऊपर है, ऊपर वाला 190 या उससे ऊपर है, तो फिर आप आधी गोली जो है कैप्टेन की ज़ुबान की रख सकते हैं। कई दफ़ा होता ये है कि आप कुछ दवाई ऐसी ले रही होती हैं जब ब्लड प्रेशर की, उसकी वजह से भी आपके सर में दर्द होता है। तो पहले देख लें कि क्या वो दवाई सर दर्द कर रही है या ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते, सर दर्द भी नहीं होता, ब्लड पे बाद लोग सेंसिटिव होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें पता चलना शुरू हो जाता है, घबराहट होती है, जिस्म थकना शुरू हो जाता है या सर में दर्द हो जाता है, तो फिर ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेकिन कोई भी चीज़ अमल करने से पहले चेक करना ब्लड प्रेशर का बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो, किसी और वजह से सर दर्द हो, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा अगर आप ज़ुबान के नीचे गोली रखेंगी, तो वो नहीं करना चाहिए, तो उसे चेक ज़रूर करना चाहिए। और साथ डॉक्टर साहब से ये चेक करवा लें कि मेरी दवाइयाँ जो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ इस ब्लड प्रेशर के लिए, इसमें कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो ये सारे सिम्टम्स कर रही है। कई दफ़ा दवाइयों की वजह से सिम्टम्स होते हैं और हर दवाई हर मरीज़ को सूट नहीं कर रही होती, और एक मरीज़ को एक दवाई सूट करती है, उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो वो उसके लिए ठीक है, लेकिन दूसरी जो सूट नहीं कर रही होती किसी और को सूट कर रही है, तो ये नहीं है कि वो सबको ही सूट करेगी उसको। फिर इसलिए बहुत सारी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर के लिए, आप कोई भी उनमें से एक दवाई चुन सकते हैं मरीज़ के उसके हालात के मुताबिक और उसके जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं, तो आप उसे दवाई लिख सकते हैं। तो इनके लिए चाहिए कि इन्हें मोस्ट प्रॉबली कई दफ़ा होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा, अगर आपका ज़्यादा हो 140-90 से ऊपर तो दवाई को एडजस्ट कर ले, लेकिन जब तक नीचे वाला 110 या उससे ऊपर ना, ऊपर वाला 190 या ना, तो ज़ुबान के नीचे बेशक गोली ना रखें। आप जो दवाई खा रहे हैं उसकी डोज डॉक्टर के मशवरे से ज़रा ज़्यादा कर दें, और अगर आप समझ रहे हैं कि आपके खुराक में थोड़ी सी बेहतियाती हो रही है, जिसमें नमक वगैरह आप कम खा रहे हैं, चिकनाई ज़्यादा, नमक ज़्यादा खा रहे हैं और चिकनाई ज़्यादा है, तो उसको कम करेंगे तो उसी से ये कंट्रोल हो जाएगा। सही। और सर आप बता रहे थे कि किस तरह से आर्मी के माहौल जो है वो डिफरेंट है। जी, मैं तो जब सिविल में आया तो टाइम 8 बजे था और मैंने कहा जी कि वो मैं 8:30 बजे आऊँगा ताकि लोग 8 बजे आधे घंटे में सेटल हो जाएं। तो अगले दिन मैं आया तो बड़े थोड़े लोग थे जो कि 8-8:30 बजे आए हुए थे। तो वो मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं काम चलेगा, नया अस्पताल है, नया अस्पताल चलाना है, और कैसे लोग जब नहीं पहुंचेगा तो अस्पताल शुरू कैसे होगा। मरीज़ तो सुबह आने शुरू हो जाते हैं और मरीज़ को देखना ही पड़ता है, जब वो आएँ तो उनको अटेंड करना पड़ता है। वो फिर मैंने अगले दिन से टाइम जो है अपना 7:30 कर लिया। सही। और 7:30 के बाद फिर मैं 7:20 पे आ जाता था, 7:30 में राउंड शुरू कर देता था, और 7:30 से फिर यही होता था कि जितने डॉक्टर्स हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेशन जो होती थी और मेरे बाकी जो डिपार्टमेंट्स थे उनके हेड से मेरे राउंड में वो सारे मेरे साथ होते थे। उसका मकसद एक ये होता था कि मैं हमेशा अपना जो वार्ड था, एमरजेंसी वार्ड था, और उसके 48 बेड से, और 48 बेड के एक मरीज़ के पास जाके उनको चेक करना होता था और पूरे का पूरा राउंड होता था। तो मुझे ये होता था कि वो जो मैं राउंड कर रहा होता हूँ तो मैंने पहले पेशेंट से ये देखना है कि उसका बिस्तर साफ़ है कि नहीं है, चादर उसकी साफ़ है, उसका जो तकिया है वो साफ़ है कि नहीं है, और फिर उसके ऊपर जो मॉनिटर लगा हुआ है उस मॉनिटर पर वो सही काम कर, उसके ऊपर ECG ब्लड प्रेशर आ रहा है कि नहीं है, ऑक्सीजन उसका जो है वो ठीक है कि नहीं है, और हर चीज़ काम कर रही है। फिर मरीज़ से ये पूछना कि आपको कब आप आए तो कैसे अटेंड हुए, किसी ने देखा कि नहीं देखा, किसी ने कोई बदतमीजी तो नहीं की, दवाई आपको मिली कि नहीं मिली। तो वो आपको एक पूरा पोस्टमार्टम जो पिछले 24 घंटे का है वो आपको आपका कि आपका स्टाफ ठीक था, मरीज को दवाई सही मिली, सही अटेंड हुआ, आपका इक्विपमेंट जो लगा वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो फिर आपको हर एक चीज़ का यूं ही पता चलता है, उधर इसको वहीं पर फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लीडर का काम है कि वो सबको अपने साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर।
जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है उन लोगों के लिए जो कि डॉक्टर्स बनना चाहते हैं कि आप इस प्रोफेशन में तभी आइए जब आप इंसानियत की खिदमत करने का पैशन रखते हैं। और बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, एक नेमत है। सबसे पहले कुछ भी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।